नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम व्यावहारिक व्याकरण की बात करने वाले हैं और व्यावहारिक व्याकरण में भी मैं मुहावरों से वाक्य रचना, जिसमें कि आपको बहुत कठिनाइयां आप महसूस करते हैं क्योंकि आप कैसे वाक्य रचना करनी है, मुहावरों का सही प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, इसमें तो इसकी बात मैं करूंगी। इसके अलावा मुझे यही कहना है कि आप मेरे और भी जो मुहावरे के जो वीडियोज हैं वो भी आप देखिए, वो भी आपके बहुत काम आएंगे। समानार्थी शब्द मतलब राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हम उसकी चर्चा करेंगे। और भाववाचक संज्ञा, किसी भी शब्द से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सर्व, सर्व से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे सर्वस्व। सज्जन से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे सज्जनता। शत्रु से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे शत्रुता। मैं यहाँ तक पूरा करने के बाद मैं आपको इसके अर्थ भी बताऊंगी कि इसके अर्थ क्या है। पहले हम इसे बना लेते हैं। तपस्वी से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तप। मानव से भाववाचक संज्ञा बनता है मानवता। भला से भलाई। सुस्त से सुस्ती, सुस्ती। आलसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनता है आलस्य या आलस, आलस्य या आलस। कायर से कायरता। धीर, धीर से धीरता। बच्चा से भाववाचक संज्ञा बनता है बचपन, बच्चा से बनता है बचपन। कृषक से, कृषक शब्द से भाववाचक संज्ञा जो शब्द बनता है वो है कृषि। कृषि मैं यहाँ लिख रही हूँ, वहां थोड़ी सी कठिनाई हुई मुझे लिखने में। कृषि। प्रभु से प्रभुता। साधु से साधुता। नैतिक से नैतिकता। चालाक से चालाकी। प्यासा से प्यास। शूर से शूरता। बुरा से बुराई। और शांत, वह शांत स्वभाव का है। शांत से चारों ओर शांति छाई है, शांति। शांत से भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है शांति। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि इससे हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई है। आपने देखा होगा कि हमने क्या बनाने के लिए क्या किया है। हमने सभी में हमने क्या जोड़ा है, हमने कहीं कहीं ना कहीं मतलब सभी, इन सभी शब्दों में प्रत्यय, जिसे हम कहते हैं सफिक्स प्रत्यय को हमने जोड़ा है। कहीं पर ता जोड़ा है, कहीं स्व जोड़ा है, कहीं पर ई जो स्वर है, ई है, जो ई है वह यहाँ पर प्रत्यय के रूप में काम कर रहा है। तो ध्यान में रखिए इन बातों को और इन शब्दों को आप प्रत्यय को आप लगाइए तो आप भाववाचक संज्ञाएं आप बना सकते हैं। और प्रयास करना है आपको, बार बार लिखित अभ्यास करना है आपको। तो ये स्पेशली ये जो मैं बना रही हूँ, ये फिलहाल जो अभी बच्चे 9th में हैं, क्योंकि 10th का ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में व्यावहारिक व्याकरण हो चुका है। तो ये 10th के लिए, जिन जो बच्चे अभी 10th के बोर्ड लिखने वाले, ये उनके लिए नहीं है। ये जो बच्चे अभी 9th में है, सेमेस्टर 9th का टर्म 2 एग्जाम्स है और अभी 10th में जाने वाले हैं, ये उनके लिए है। हम आगे बढ़ते हैं अभी इसके बाद, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इनके अर्थ एक बार जानिए। सर्व मतलब होल, सबके लिए, सभी के लिए, फॉर ऑल। सर्व मतलब ऑल। सज्जन होता है जो व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान हो, जिसमें सज्जनता हो, जो दूसरों की भलाई चाहे, उससे हम कहते, उस व्यक्ति को हम कहते हैं सज्जन। जैसे रसीला के बारे में आप कह सकते हैं कि रसीला एक सज्जन पुरुष था। शत्रु हम कहते हैं एनिमी को, और जब हम किसी से, हमें हमारी जब शत्रुता हो जाती है, तो जैसे वह मेरा शत्रु है, मेरी उससे शत्रुता है, यानी उससे हमारी दुश्मनी हो गई, उसे हम कहते हैं शत्रुता। तपस्वी, जो इंसान तप करे उसे हम कहते हैं तपस्वी। जरूरी नहीं है कि जो ऋषि मुनि जंगलों में तप करते हैं सिर्फ वही तपस्वी होते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करके आप पढ़ाई पर पूरा फोकस किए हुए हैं, आप भी तपस्वी हैं, इक्वली तपस्वी हैं। आपके पिताजी, आपकी माताजी आपके लिए, वो भी अपना सुख चैन गंवा करके आपके पीछे लगे हैं, वो भी तपस्वी हैं। तो यूजुअली तपस्वी कहते ही आंखों के सामने एक जो दृश्य घूम जाता है वो है सिर पर जटाएं और जटाधारी व्यक्ति, और ध्यान में और समाधि में बैठा हुआ है, उसे हम तपस्वी कहते हैं। पर तपस्वी का बहुत अलग अलग अर्थ है। मानव हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग को मानव। मानव से भाववाचक संज्ञा ह्यूमैनिटी है, ये मैंने ऑलरेडी बताया। और मानवता, इससे भाववाचक संज्ञा है मानवता। इसके जब हम दो सिनोनिम्स की बात करते हैं तो मानव से बनते हैं मनुष्य और मनुज। मनुष्य और मनुज, ये इसके दो सिनोनिम्स हैं। भला मतलब किसी के लिए अच्छा करना, किसी के लिए अच्छा सोचना, सही सोचना, उसे हम कहते हैं भला। सुस्त मतलब बहुत लेजी, सुस्त का विलोम होता है
चुस्त, बहुत फुर्तीला, उसे हम कहते हैं चुस्त। सुस्त और चुस्त दोनों ही विलोम शब्द है, याद रखिएगा। ये यहाँ पर विलोम है। पहले मैंने आपको भाववाचक संज्ञा बना दी, थोड़ा सा और ग्रामर का ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि ये भी जरूरी है। भला का जो विलोम होता है वो है बुरा, वैसे ही सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। ओके। कृषक जो खेतीहर होता है, जो हलधर होता है, उसे हम कहते हैं कृषक। तो कृषक के अगर दो सिनोनिम्स हम लिखना चाहेंगे तो हल को धर कर रखा है जिसने, किसान के कंधे पर, आपने देखा होगा किसान कहते हैं आंखों में एक छवि जो तैर जाती है वो है किसान के कंधे पर हल है, या फिर वो ट्रैक्टर लेकर के चला रहा है। पर ट्रैक्टर के पहले जब वो उसके कंधे पर हल धर कर चलता था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया हलधर। कृषक, हलधर, किसान। प्रभु के लिए परमात्मा, ईश्वर। फिर है नैतिक होता है, जो हमारे जैसे हम नैतिक कहानियां सुनते हैं, मोरल, मोरल वैल्यूज, मोरल, तो उसे हम कहते हैं नैतिक। नैतिकता भाववाचक संज्ञा है। चालाक, जो बहुत ही चतुर हो, कनिंग हो, उसे हम कहते हैं क्लेवर हो, उसे हम कहते हैं चालाक। तो इसके आगे वाले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जब हम समानार्थी की बात करते हैं, समानार्थी मतलब राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये भी हाफ अंकों के लिए एक एक शब्द पूछा जाता है। अगर पर्यायवाची पूछा जाता है तो वो दो पूछे जाते हैं। समानार्थी यानी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स पूछा जाता है तो वो एक ही पूछा जाता है। वीर, क्या है वीर के लिए समानार्थी शब्द? वीर के लिए क्या है, आपको याद है? वीर के लिए समानार्थी शब्द सोचिए जरा, मेरे बोलने से पहले सोचिए कि क्या हो सकता है वीर के लिए समानार्थी। वीर का समानार्थी शब्द बहादुर, शक्तिशाली, शूर। स्वर्ण, स्वर्ण के लिए जो समानार्थी शब्द है वो है सोना, कनक, कंचन। शिखी हम मोर को कहते हैं, मोर, मयूर। निर्भय मतलब होता है निडर, जो इंसान निडर हो, जिसे डर ना लगे। क्षति मतलब नुकसान। आपने समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे, कई भूकंप के कारण कई गांव क्षतिग्रस्त हो गए, कई जो शहर है, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। अमीर हम कहते हैं जो व्यक्ति धनी हो, जो व्यक्ति संपन्न हो, उसे हम कहते हैं अमीर, संपन्न और धनी। मधुमास, मधुमास मतलब जो मास, जो महीना बहुत मधुर लगे हमें। तो हम पाते हैं कि जो वसंत ऋतु होती है, जो वसंत ऋतु है वह काफी मधुर होता है, क्योंकि ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए वसंत ऋतु को हम मधुमास कहते हैं। निर्धन, निर्धन मतलब देखिए धन नहीं है जिसके पास, निर्धन। तो धनहीन कह सकते हैं, निर्धन का सिनोनिम धनहीन हम कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं, दीन कह सकते हैं। तो दीन, गरीब। शैशव, शैशव का अर्थ होता है वह जो मतलब हमारा किसी का भी जो बचपना है, जो बचपन है, उसे हम कहते हैं शैशव। मार्ग का अर्थ है राह, पथ। सेवक, सेवक हम कहते हैं चाकर, अनुचर को हम सेवक कहते हैं, चाकर, अनुचर, ये सब सेवक की कैटेगरी में आते हैं, मतलब सेवक के सिनोनिम्स है। कांति का अर्थ होता है चमक और आभा, आभा। कैसे याद रखे कांति? देखिए दंत कांति एक टूथपेस्ट इसका बिकता है, बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है पातंजलि, उसका दंत कांति। तो कांति मतलब चमक और आभा। आपके इसमें टेक्स्ट बुक में बड़े घर की बेटी में भी दिया गया, उसके चेहरे की कांति खो गई थी, इतनी पढ़ाई पर ध्यान देता था वो। तो कांति का अर्थ है ग्लो, चमक और आभा। व्यथा का अर्थ होता है पीड़ा, दुख, दर्द। राहगीर का अर्थ होता है पथिक, राही, तत्काल, तुरंत। ठीक है। उजाला, रोशनी, क्षुधा, भूख। रोशनी कैसे लिखेंगे हम? रोशनी, रोशनी। कीमत, मूल्य, कीमत का अर्थ है मूल्य। मंदिर, देवस्थान, देवभूमि, देवालय। तुषार, हम बर्फ को कहते हैं, बर्फ को हम कहते हैं तुषार। मंदिर को हम देवालय भी कहते हैं, ये नहीं लिखा था। तुषार को हम कहते हैं बर्फ और हिम। तुषार बर्फ ऑलरेडी लिखा था मैंने, बर्फ और हिम। तो वीडियो को आप, अगर आपके काम आता है वीडियो को, तो आप लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा वो है मुहावरे से वाक्य रचना। मुहावरे से वाक्य रचना, ज्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, 10 हैं। जल्दी से हम इन 10 मुहावरों से हम वाक्य की रचना करेंगे। इन मुहावरों से हम वाक्य की रचना करेंगे। पहला जो मुहावरा है इसमें,
अंक में भरना, इंग्लिश में कहते हैं हग, HUG, हग करना, अंक में भरना। तो परदेश से जब बेटा घर वापस लौटा तब माता पिता ने उसे अंक में भर लिया। परदेश से जब बेटा वापस लौटा तब माता पिता ने उसे अंक में भर लिया। बहुत आसान है लिखने की, लिख करके यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आंखों का तारा। और याद रखिए जब भी आप मुहावरे से वाक्य रचना कर रहे हैं तो उसे अंडरलाइन जरूर कीजिए, रेखांकित जरूर कीजिए। बहुत महीनों के बाद जब बेटा वापस परदेश से घर आया तब माता पिता ने उसे अंक में भर लिया। आंखों का तारा। सभी बच्चे, सभी बच्चे अपने माता पिता के, सभी बच्चे अपने माता पिता के आंखों के तारे होते हैं। सभी बच्चे अपने माता पिता की आंखों के, माता पिता की आंखों के, यहाँ पर की आएगा, क्षमा कीजिएगा, माता पिता की और यहाँ पर चंद्र बिंदु है, आंखों के तारे होते। सभी बच्चे अपने माता पिता की आंखों के तारे होते हैं, क्योंकि जो संबंध सूचक है ये इसके आधार पर ये स्त्रीलिंग है ये शब्द, इसीलिए यहाँ पर की शब्द आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अगला मुहावरा है कलई खुलना। कलई खुलना, कलई खुलना का अर्थ होता है पोल खुलना, सच्चाई सामने आ जाना। तो इससे जब जब मुहावरे की रचना हम करेंगे कि रिश्वत लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ अधिकारी, रिश्वत लेता हुआ अधिकारी, रिश्वत लेता हुआ अधिकारी जब जब रंगे हाथों पकड़ा गया, रिश्वत लेता हुआ अधिकारी जब रंगे हाथों पकड़ा गया तब उसकी कलई खुल गई। मतलब सच्चाई सामने आ गई कि अरे ये तो रिश्वतखोर इंसान है, तब उसकी कलई खुल गई। यहाँ जब हम लिखेंगे तब उसकी कलई, जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर लूंगी मैं तब काम हो सकता है। तब उसकी कलई खुल गई। अच्छा ये और ऊपर नहीं हो सकता। तब उसकी कलई खुल गई, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तब उसकी कलई खुल गई। जब भी आप वाक्य रचना, मुहावरे से वाक्य रचना कर रहे हैं तो इस मुहावरे को अंडरलाइन जरूर कीजिए, जरूर 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 कीजिए। अगला है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, वाक्य रचना कीजिए। साउथ में एक मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर की सुंदरता देखकर, मीनाक्षी मंदिर की सुंदरता देखकर देखकर पर्यटक पर्यटक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। 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 वापस मुहावरे को हम अंडरलाइन करेंगे। अगला है रंग में भंग पड़ना। रंग में भंग पड़ना। तो इस मुहावरे से वाक्य रचना हम करेंगे। जन्म मेरे जन्मदिन, मेरे जन्मदिन के दावत में अचानक बारिश के कारण, अचानक बारिश के कारण क्या हो गया? रंग में भंग, रंग में भंग पड़ गया। वापस इसे अंडरलाइन करेंगे, रंग में भंग पड़ गया। तो जन्मदिन की दावत, आपके अच्छी खासी जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और अचानक तेज बारिश होने लगी, तो उसमें रंग में भंग पड़ गया। कोई गेस्ट नहीं आ पाए, पूरी बारिश के कारण सब कुछ बहने लगा, तो रंग में भंग पड़ गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी कि भाई क्रिकेट मैच देखना है, आज हम शाम में बस बैठ कर क्रिकेट मैच देखेंगे, होमवर्क वगैरह भी सब कर लिया, अचानक वहां तेज बारिश हो गई, ग्राउंड में इतना पानी भर गया, कहाँ कैसे हो सकता है, तो रंग में भंग पड़ गया। मतलब जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग आपकी क्या हुई,
वो मिट्टी में मिल गई, चौपट हो गई, उसे हम कहते हैं रंग में भंग पड़ना। अगला है हाथ मलना। तो समय पर नहीं पढ़ने वाले, समय पर नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ समय पर नहीं पढ़ने वाले नहीं, इवन कोई भी अगर समय पर हम काम नहीं करते हैं, काम को हम टालते हैं, तो हम हाथ मलते रह जाते हैं। समय पर नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी, समय पर नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी हाथ मलते रह जाते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं। याद रखिए हर 1 से 2 दिन में मैं ऐसी वर्कशीट्स, मतलब जिसमें ढेर सारा ग्रामर की बात मैं करने वाली हूँ, तो मैं अपलोड करने वाली हूँ, इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। हाथ मलते रह जाते हैं, अंडरलाइन करेंगे मुहावरे को। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग मतलब दिखाना, मतलब होता है जैसे कैसे ऑनलाइन में आपको कहा गया कि ले लो ले लो ले लो, 7,000 में एक आईफोन आपके लिए हाजिर है, और आपको लगता है 7,000 में आईफोन मिल रहा है, चलो 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 हम लोग तो ले लेते हैं। और आपने क्या किया, ताबड़तोड़ आपने उसके लिए क्या किया, पैसे वैसे सब भर दिए, और जब वो पैकेट आया आपके पास तो पता चला कि अरे ये तो एक साबुन की टिक्कियां निकली, ये तो सब्ज बाग दिखा गया वो आदमी। तो सब्ज बाग दिखाना मतलब आपको वहां पर धोखे में, किसी को धोखे में रखना। तो ऑनलाइन, ऑन ऑनलाइन खरीदारी के समय, ऑनलाइन खरीदारी के समय अक्सर दुकानदार, अक्सर दुकानदार सब्ज बाग दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर ग्राहकों की आंखों में, ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकते हैं, ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकते हैं। सब्ज का क्या अर्थ होता है, सब्ज का अर्थ होता है हरा, और बाग मतलब गार्डन, तो हरियाली, चारों ओर हरियाली ही हरियाली वहां पर जब नजर आती है, सब्ज का अर्थ होता है बाग, हरा, और बाग मतलब गार्डन। तो दुकानदार क्या करता है, वो आपको ऑनलाइन खरीदारी के समय आपको सब्ज बाग दिखाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आपको यहाँ पर। तो धूल झोंकते हैं, धोखा देते हैं। आसमान से बातें करना, मुंबई की इमारतें या महानगरों की इमारतें, महानगरों की इमारतें अक्सर आसमान से, अक्सर आसमान से, ऐसा लगता है इतनी ऊंची इमारतें, ऐसा लगता है कि मानो आसमान से बातें कर रही है, अक्सर आसमान से बातें करती हैं। वापस यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, मैं बार बार क्यों कर रही हूँ, जिससे कि आपको बार बार आपके दिमाग पर स्ट्राइक हो, हाँ अंडरलाइन करना है मुझे जब भी मैं मुहावरे से वाक्य रचना करूंगी या करूंगा। तिल धरने की जगह न होना, तिल धरने की जगह न होना। तो विवाह समारोह में, विवाह समारोह के समय, विवाह समारोह के समय शामियाने में, शामियाना हम कहते हैं टेंट में, जो हम टेंट बांधते हैं और शादी के समय, उसे हम कहते हैं शामियाना। तो विवाह समारोह के समय शामियाने में तिल धरने की भी जगह नहीं थी। तिल, तिल, तिल क्या होता है, तिल होता है सेसमे सीड। कितना बड़ा होता है सेसमे सीड, एक डॉट के जैसा, जितना बड़ा मैंने यहाँ डॉट बनाया है वैसा होता है सेसमे सीड। तो उतनी भी जगह नहीं है, विवाह समारोह के समय शामियाने में तिल धरने की भी जगह नहीं थी, मतलब बहुत क्राउडेड था कि भी जगह नहीं था। आप लिख सकते हैं कि मुंबई के लोकल ट्रेन में तिल धरने की भी जगह नहीं होती है, तिल धरने की भी जगह नहीं थी। ये हो गया, इसे वापस हम अंडरलाइन करेंगे, तिल धरने की भी जगह नहीं थी। अगला है छाती पर सांप लूटना। छाती पर सांप लूटना का अर्थ होता है जलन की भावना, ईर्ष्या की
ईर्ष्या की भावना होना, जलन, जेलसी के भाव होना। तो पड़ोसी की चमचमाती नई गाड़ी देखकर, पड़ोसी की ये की और की आपको अक्सर होता है, ये की कहाँ लगानी है, तो जब भी कोई पोजीशन होता है वहां लगता है एपोस्ट्रोफी एस, जहां भी हो। नेबर्स कार, नेबर्स न्यू कार, नेबर एपोस्ट्रोफी एस, जहां भी एपोस्ट्रोफी एस होगा वो बड़ी की मात्रा लगेगी। पड़ोसी की चमाती नई गाड़ी, नई गाड़ी देखकर, देखकर रमा के कलेजे में, रमा लिखती हूँ क्योंकि रमा आसान है लिखना है इसलिए, रमा के कलेजे, रमा के कलेजे पर, अच्छा यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पर छाती शब्द है, छाती शब्द इसलिए मुझे छाती लिखना होगा। अगर कलेजा हो तो भी करेक्ट है, अगर अच्छा होता अगर मैं ऑब्लिक करके लिख देती तो भी चलता था यहाँ पर। तो रमा, रमा की छाती पर, रमा की छाती पर सांप लौटने लगा, तो जेलसी की भावना होने लगी। नई गाड़ी देखी और जेलसी होने लगी मुझे, ओह इतनी सुंदर कार कहाँ से लाया, कैसे लाया, कितने पैसे हैं इन लोगों के पास। ठीक है, तो छाती पर सांप लौटना। तो जरूर लिखित अभ्यास कीजिए आप इसका, और चैनल अगर आपके काम आता है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम।